हेलो एवरीवन। तो आइए हम आ गए हैं हमारे डेटाबेस के पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम जानेंगे डेटाबेस के बारे में और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा डेटाबेस का कैसे मैंने इस पर स्टार्ट किया। तो मेरी फर्स्ट कंपनी में एक्चुअली मैं कुछ डेटा मेंटेन करता था। कुछ गाड़ियाँ थी, मतलब करीबन 250-300 गाड़ियाँ थी कंपनी में। तो वो जितना रनिंग करता था ना, उसका मुझे एक्सेल में एक सीट बनाना पड़ता था। तो जो भी ड्राइवर्स वगैरह थे वो, क्योंकि कॉल सेंटर्स की गाड़ियाँ होती हैं ना, तो वो अपने जो पैक्स हैं या जो सवारी हैं, जैसे कॉल सेंटर पे जो काम करते हैं एम्प्लॉयज़, तो वो क्या करते थे, उस पे साइन करके देते थे कि कितना से स्टार्ट हुआ था मीटर और कितना चला था। ठीक है, तो वैसे कुछ पर्चियाँ वगैरह आती थी। रोज़ लगभग 200-300 पर्चियाँ आ जाती थी और उसको मुझे ना एक्सेल में एंट्री करना पड़ता था। जैसे ये मेरा फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे कुछ था। बस उसमें स्टार्ट और एंड था, उनका एड्रेस वगैरह हुआ करता था, टाइमिंग वगैरह भी हुआ करता था। तो उसकी एंट्री मुझे करनी पड़ती थी। अब पहले तो क्या था, मुझे ये एक्सेल के सीट पे ही मुझे ना एंट्री करना पड़ता था। तो हमेशा टैप टैप करके एंट्री करना पड़ता था, थोड़ा मुश्किल जाता था। फिर बाद में जैसे मैंने थोड़ा और एक्सेल समझा अच्छे से, तो मुझे समझ आया कि फॉर्म नाम का एक फंक्शन होता है इसके अंदर, ये फॉर्म नाम का। तो ये आपको इस तरीके से दे देता है। ठीक है, और इसमें भी आपको जैसे न्यू एंट्री करनी है ना, तो जैसे मैं न्यू पे क्लिक करके ये ब्लैंक हो जाता था। और यहाँ पे आप चाहो तो ऑटो नंबर तो हम यहाँ पे सेट कर सकते थे कि 10 है तो 11, 12, 3 अपने आप, 13 अपने आप आ जाए। तो ये अपने आप आ जाता था। ऐसे नेम जो भी है हमें डालना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करना पड़ता था। अब वहाँ से मेरा थोड़ा दिमाग आया कि कैसे इसको हम ऐसा कुछ होता हमारे पास पोर्टल, जहाँ पे इस तरह का फॉर्म होता है, उसे हमें एंटर एंटर हम करते। और एंटर करने के बाद जैसे हम और एंटर करते अपने आप ही सेव होके ना ये यहाँ पे नया आ जाता। तो ऐसे चीज़ों में थोड़ा एक्सेल ना थोड़ा कम है, इसको हम उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और ऐसा कुछ ऑप्शंस मिल जाए जहाँ पे हम अपना जो डेटा एंट्री है उसको और अच्छे से कर पाएँ। और साथ में ऐसा भी था कि मतलब कुछ साल महीने बाद मैं मतलब बिलिंग भी करने लग गया था। तो ये डेटा एंट्री काम मेरे पास कम आ गया था। तो और भी 2-3 लड़के थे वो करते थे उसको। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहाँ पे सबको एक फॉर्म मिले और वहाँ पे वो एंट्री करे और एक साथ सब एक जगह आ जाए। और जो इसके जो मैं रिपोर्ट्स वगैरह बनाता था ना, कि इसका जो कंपनी वाइज़, क्योंकि उसमें कंपनी वाइज़ भी होते थे, तो हर कंपनी का अलग अलग कितना कितना किलोमीटर चला, कितनी कितनी गाड़ियों की कितनी कितना चला, उसके हिसाब से क्योंकि रिपोर्ट देना पड़ता था कि ये गाड़ी है जो है उसका परफॉर्मेंस इतना है। और उसके हिसाब से कंपनी जो है बिलिंग करती थी, है ना, कंपनीज़ को। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा, सबसे पहले जो, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, ये 2001 की बात है, तो उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह भी नहीं था। तो मैंने एक्सेस एक देखा सॉफ्टवेयर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ना एक्सेस आता ही है। ठीक है, तो एक्सेस जो था उस पे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया काम करना। तो उसमें जो जो हेल्प फाइल्स हुआ करते थे, तो F1 दबाते थे जैसे हम ना, तो जैसे ये हेल्प है, ऐसे हेल्प फाइल्स आते थे उसके अंदर। और हेल्प को पढ़ पढ़ के ना मैंने इसमें कुछ मतलब पहले तो जो विजार्ड वगैरह से बनाया था मैंने। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, तो अगर मैं एक्सेस खोलता हूं अपना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट होता है एक्सेस। तो जैसे यहाँ पे जैसे अब आप कभी भी एक्सेल खोलते हो ना, तो आपको पहले से बने बनाए कुछ ऐसे एप्लीकेशन या आप उसको डेटाबेस कह लो, तो आपको दिखाई देगा। तो मैंने कुछ ऐसी एप्लीकेशन वगैरह पे मैंने ट्राई किया था कि कैसे उसको हम चला सकते हैं। तो ऐसे विजार्ड वगैरह से मैंने चला के एक बार एक्सेस को कोशिश किया कि कैसे चलते हैं। तो ये ऐसा कुछ वो बन गया था। ठीक है, अब मुझे समझना था कि ये टेबल्स क्या हैं, फिर क्वेरीज़ क्या है, ये फॉर्म्स वगैरह क्या चीज़ है। तो मैंने टेबल तो मैं समझ गया कि एक्सेल का कुछ फाइल ही होगा ये। तो ये कुछ है, टेबल दिख रहा है मुझे, ये कुछ सेटिंग्स का कुछ टेबल दिख रहा है। इसको मैं ओपन करूँ तो ये सेटिंग्स वगैरह कुछ दिखाई देगा। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ ढंग से समझ नहीं आया, बट धीरे धीरे मैंने क्या किया, जैसे कि मैं फॉर्म्स वगैरह भी देखने लग गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स का फॉर्म। तो ऐसा कुछ मुझे दिखा। तो इससे मुझे ये समझ आया कि ये ऐसा कुछ फॉर्म बन जाता है और आप यहाँ पे बस एंट्री करते जाओ जो भी जैसा है वैसे, और उसको फिर सेव करते जाओ, सेव करते जाओ। ये तो काफ़ी एडवांस एक्सेस है, बाकी पहले के एक्सेस में इतना अच्छे से होता नहीं था। तो बस उसको आप जो भी एंट्री करते जाओ और सेव करते जाओ। तो मुझे वहाँ से समझ आया कि काम कैसे करता है।
तो फिर मैंने टेबल्स वगैरह देखने स्टार्ट किए। तो टेबल से मुझे समझ आया कि ये जो है ना, जितने भी हैं ये एक्सेल की तरह ही है, एक्सेल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो जैसे सीरियल नंबर है तो इसको आईडी से आप मान के चलो, फिर नेम, ये सब चीज़ें हैं। फिर मैंने क्या किया ना, टेबल्स वगैरह डिज़ाइन करने स्टार्ट कर दिए। मतलब टेबल्स जैसे एक्सेल का जो टेबल है ना, वैसे ही यहाँ पे बनाया मैंने। डेटा टाइप भी मुझे उस टाइम पे समझ आया। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसके टेबल प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं जाऊँगा तो इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट हिडन, अच्छा ये एक्चुअली में आपका टेबल है, और इसको क्या करना है, मुझे डिज़ाइन मोड में खोलना था। तो ये व्यू है, ये देखिए। तो ऐसे मैं इसको खोलता था, फिर समझ आता था कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में है ना, ये आपका जो एक्सेल का जो ऊपर का जो हेडर होते हैं जिसमें मतलब डालते हैं, ये वही है। और इसके बाद इसका कुछ डेटा टाइप दिया गया है, जैसे इसको ऑटो नंबर कर रखा है। मैंने पहले इसमें बहुत सारे एंट्री कर रखे थे, तो समझ आता था कि ये जो ऑटो नंबर कर दो तो ये अपने आप एक एक करके बढ़ते जाता है। फिर कंपनी के नाम में शॉर्ट टेस्ट है, तो शॉर्ट टेस्ट में समझा कि ये होता क्या है। तो जैसे मैंने देखा कि लॉन्ग टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, नंबर, तो मुझे फिर समझ आया कि ये सब डेटा टाइप्स है। शॉर्ट टेस्ट मतलब कि कुछ ही करेक्टर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड साइज 50, तो 50 से ऊपर नहीं हो सकते। तो कोई भी कंपनी का साइज 50 से ऊपर नहीं हो सकता ना, नाम उसका। तो फिर मैं समझ आया कि डेटाबेस इसको कहते हैं। एक्सेल का तो सीट ऐसी है, तो एक्सेल से मुझे आइडिया आया कि एक्सेल का जो फॉर्म है वैसा कुछ हो। फिर बाद में मैंने जैसे ये अपने टेबल वगैरह बना लिए, फिर उसके बेस पे मैंने फॉर्म बनाया। और फॉर्म भी कैसे, जैसे मान के चलो मैंने फॉर्म बनाया एक, मान के चलो इसको क्लोज करते हैं, एक बार फॉर्म देखते हैं फॉर्म में क्या कहता है। जैसे ये फॉर्म है, अभी यहाँ पे अनटाइटल लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, तो इसको भी आप डिज़ाइन चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसको भी आप चाहो ना, तो जैसे मैं कोशिश करता हूँ एक बार देख लूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया। डिज़ाइन व्यू खुलता था पहले, तो ये ऐसा कुछ व्यू आता था। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का कुछ नाम वाम डाल दिया था। यहाँ पे जैसे कुछ फॉर्मूला वगैरह है, कुछ लिखना है आपको, ठीक है। तो ये तो थोड़ा एडवांस है, मैंने बहुत सिंपल सा बनाया था। बस ये किया था कि जैसे ये है, अब ये है क्या चीज़, ये कुछ फर्स्ट नेम को मैप करके रखा हुआ है ना। तो ऐसे ना इसको मैपिंग करनी होती है कि कौन कौन सा डेटा यहाँ पे रहेगा। जैसे बिल्ड इवेंट है, चेंज ऑर्डर, टैब ऑर्डर, इंसर्ट, और भी काफ़ी सारी चीज़ होते थे। तो ये मुझे समझ आया कि ये अब जो एंट्री करोगे उसके अंदर होगा, और ये लेबल्स वगैरह है। तो इस तरीके से मुझे समझ आया कि फॉर्म ऐसे बनता है। और यहीं से जो आइडिया है ना, वो वेब फॉर्म का भी आया कि कोई वेबसाइट होता है उसमें भी तो ऐसे ही होता है। बस ये है कि ये एक्सेस का डेटाबेस है, या एक्सेस का एक वो है। और ये बिल्कुल एक पहले, मतलब अब पता नहीं इसमें है कि नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, इसको आप एज अ एप्लीकेशन भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे अब मैंने ऐसे कुछ डिज़ाइन कर लिया, जिसमें मैंने पूरे जो भी मैं एक्सेल में जो करता था वो मैंने कर लिया। अब मेरे पास समस्या ये थी कि कैसे मैं इसको ये कोशिश करूं कि सबके पास ये खुले और सब लोग इसको यूज़ कर पाएँ और डेटा एक जगह चला जाए। मतलब जो भी यहाँ पे जो भी एंट्री करे डेटा, वो एक इस टेबल पे अपने आप आते जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, और बाकी बाद में जाके सक्सेस भी हो गया, वो काफ़ी अच्छा चला। तो जैसे अब कभी भी आप, अगर आपको एक्सेस में जैसे मल्टीपल यूज़र जो होते हैं, क्योंकि मैंने फिर नेट वगैरह में देखा, कहीं पढ़ा कि जो डेटाबेस होते हैं उसको मल्टीपल यूज़र्स एक साथ ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे यही समझ आया कि जो एक्सेस है ये भी तो डेटाबेस ही है। इसके अंदर भी एक्सेल की जैसे क्रिएट के अंदर मैं जाऊँ और यहाँ पे देखूँ, देखिए क्वेरी विजार्ड है, क्वेरी डिज़ाइन है, तो इसके अंदर भी क्वेरीज वगैरह तो चलती हैं वैसे भी, है ना। तो फिर मुझे समझ आया कि ये फिर और भी मतलब हेल्प वगैरह लिए मैंने, और ऑनलाइन मैंने पढ़ा, तो समझ आया कि इसको आप मल्टीपल, मतलब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एक साथ। तो जो फॉर्म है उसको शेयर कैसे करें, तो मैंने क्या किया, ये जो डेटाबेस था, और कहीं पे मैंने पढ़ा कि इसको हम अगर कंट्रोल पैनल पे जाएं, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ना एक डेटा का एक मिलता है, अब तो काफ़ी पुराना हो गया, मैं देखता हूँ एक बार वो मिलता है नहीं मिलता। वो होना चाहिए। तो प्रोग्राम फीचर्स, इंडेक्सिंग पेन, एक DSN करके होता है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो ना, आपके इस सिस्टम को मल्टीपल एक्सेस करा सकते हो, ठीक है।
तो एक बार मैं देखता हूँ DSN कहाँ पे मुझे मिलेगा, जिसको हम ODBC डेटा सोर्स भी बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे दिखता है। वो ये इस तरीके से होता है। ये पहले कंट्रोल पैनल पे होता था, अभी भी होगा, मुझे दिख नहीं रहा। तो ये वो चीज़ था। यहाँ पे DBase देखा मैंने, एक्सेल देखा, MS एक्सेस देखा, ये आते ही रहता है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे कोई भी सॉफ्टवेयर ना, तो उसके ड्राइवर अपने आप इसके अंदर आ जाते हैं। तो यूज़र DSN, सिस्टम DSN ऐसा कुछ होता था। तो मैंने क्या किया, अपना जो फाइल था उसको मैंने इसके अंदर ऐड करा दिया। फिर मैंने क्या किया, अब नेटवर्किंग तो सब में थी, तो मैंने क्या किया, इसका जो शॉर्टकट है ना, अब जो मेन जो ये जो एप्लीकेशन था, ये मेरे सिस्टम में कहीं पे मैंने C ड्राइव में या कहीं पे भी मैंने रखा था उसको। मैंने हर सिस्टम पे क्या किया, वो जो सॉफ्टवेयर जो था मेरा, सॉरी, या वो जो फाइल था MS एक्सेस का, उसका मैंने शॉर्टकट बना दिया। मतलब 3 सिस्टम और थे मेरे अलावा, तो उस पर मैंने एक्सेस बना दिया। और वहाँ से जब मैंने उसको खोला, वहाँ पे भी खोला, और अब मतलब तीनों सिस्टम में मैंने एक साथ खोला। तो तीनों सिस्टम में जब मैंने एंट्री करके देखा, तो सच में वो एंट्री हो रहा था और यहाँ पे डेटा आ भी रहा था और अपने आप आ रहा था। तो फिर मुझे समझ आया कि इस तरीके से ना मल्टीपल यूज़र काम करते हैं। तो एक्सेस ने काफ़ी कुछ मतलब बताया मुझे, कि समझ मतलब आया मुझे कि कैसे इसको SQL वगैरह कैसे चलते हैं। तो ये रही एक्सेस की बातें। एक बार एक्सेस का कुछ और चीज़ हम जान लेते हैं। तो जो ये एक्सेस है ना, ये भी RDBMS ही है, ठीक है। इसको ये माइक्रोसॉफ्ट का या ऑफिस 365 या जो भी उसके वर्जन के साथ आता ही है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, थोड़ा सा कम पड़ता है MS SQL जो होता है उससे। वो एंटरप्राइज ग्रेड का एक बड़ा बड़ा सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और वो बड़े बड़े मतलब डेटा को हैंडल करता है, बहुत लोड झेलता है, ठीक है। ये डेस्कटॉप के लिए बना है। जैसे आप चाहते हो कि आपका फॉर्म बने, वहाँ पे कुछ डेटा एंट्री करें और वो इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो मोस्टली मैंने कई जगह भी देखा है कि जो डेटा एंट्री वाले बंदे होते हैं ना, इवन कई सारे मैंने जो छोटे जो कंपनीज़ होते हैं या जो अब मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी वाले होते हैं, वो ऐसे एक्सेस बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें लोग एंट्री करते हैं और उसका जो रिपोर्ट वगैरह है वो भी आता है। तो इसमें रिपोर्ट वगैरह भी बनता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, डायरेक्टरी कुछ लिखा है, फ़ोन बुक लिखा है, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का ये कुछ बनाया गया है। अगर मैं रिपोर्ट पे क्लिक करूँ, तो ये देखिए, जैसे वहाँ पे एंट्री होगा, ऐसे रिपोर्ट्स भी बनते जाएंगे। ये फ़ोन बुक है, ये फ़ोन बुक के हिसाब से। तो ये अब ये कैसे बनता है, तो इसके लिए भी मैंने ना रिपोर्ट्स वगैरह के लिए, जैसे इसका डिज़ाइन व्यू में जाओगे ना, तो ये देखिए, ये ऐसे रिपोर्ट्स बनते हैं। इसमें आप अपने जो भी है इसको ड्रैग कर करके, फील्ड लिस्ट को ड्रैग कर करके अपना जहाँ जहाँ पे चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, कैसे चाहिए, और ये देखिए डेट इक्वल टू, ये लिखा है ना, ये सब चीज़ें। तो जो मैंने विजार्ड से कुछ एप्लीकेशन बनाए थे, उससे सीख सीख के ना ऐसा मैंने कुछ बनाया था, ठीक है। तो वो मेरा चीज़ काफ़ी अच्छा चला था, और 3-4 सिस्टम सब एक साथ डेटा एंट्री होने लग गया, और बहुत जल्दी जल्दी हम जो हमारा जो गाड़ियों का जो हिसाब किताब होता था, वो बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेते थे। तो इस तरह का मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था। तो इसके आगे जो था, अब हमारे पास जैसे MS SQL था। MS SQL में मैंने काम किया उस पर। एक रिटेल का स्टोर था, फिर वहाँ पे रिटेल के स्टोर में मैंने काफ़ी सारे डेटाबेस के अंदर काम किया। उस टाइम पे सिर्फ मैं MS SQL पे ही काम करता था, मैं MS SQL 2000 पे, और फिर बाद में फिर MySQL और फिर Postgres। तो इस तरीके से हम डेटाबेस पे करते हैं। तो जो जैसे मैं बात कर रहा था कि एक्सेस के बारे में, MS एक्सेस जो है ना, उसको हम डेस्कटॉप का कह सकते हैं। नहीं, वैसे वो सर्वर पे भी चल सकता है, पर डेटा हैंडल करने में थोड़ा सा वो कम है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के पास MS SQL है। तो उसका जो अल्टरनेटिव है लिनक्स में, जो कि फ्री और ओपन सोर्स है, वो MySQL है। पोस्टग्रेस भी फ्री है, वो बिल्कुल ओरेकल की तरह ही चलता है। जैसे ओरेकल में होता है ना, उसका जो आर्किटेक्चर है, वैसा काफ़ी कुछ मिलता जुलता है पोस्टग्रेस का, और वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबल है। थोड़ा सा हम यहाँ पे MS एक्सेस, MySQL और MS SQL के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म है, तो मैंने बताया था एक्सेस जो है हमारा डेस्कटॉप के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। MySQL और MS SQL है वो सर्वर बेस्ड है। मोस्टली जो MySQL होता है वो वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। वर्डप्रेस का जितना भी वेबसाइट्स है ना, 80-90% वो MySQL पे होता है, क्योंकि छोटा सा बनता है, वो छोटा डेटाबेस बनता है, और आराम से उस पर काम हो जाता है। यूसेज स्मॉल स्केल पे करते हैं एक्सेस का, और बाकी MySQL MS SQL का लार्ज स्केल पे करते हैं। डेटाबेस का जो टाइप है, तो ये जो डेटाबेस का टाइप है, ये क्या करता है ना, MDB, या आजकल, पहले तो MDB चलता था, .mdb, जो उसका पहले फाइल जो बनता था, वो बनता था .mdb, मतलब डेटाबेस का फाइल नेम। आजकल .accdb बनता है, एक्सेस DB, ठीक है।
ये डिफरेंस था। MySQL में अलग टाइप का बनता है, FRM करके बनता है, और भी कई सारे डेटा के फाइल्स उसके बनते हैं, मतलब एक टेबल के 3 फाइल्स बनते हैं। और जो हमारा MS SQL है उसमें भी सिर्फ 2 ही फाइल बनते हैं, MDF और LDF। LDF को हम लॉग कहते हैं, MDF को हम जो मेन जो डेटा होता है ना, मेन डेटाबेस फाइल होता है वो है। तो मतलब लॉग के अलग बनते हैं, उसके बनते हैं 2 ही फाइल होते हैं हमारे MS SQL में। हमारे जो MySQL है उसमें एक टेबल के 3 फाइल बनते हैं। तो एक डेटाबेस जो है, डेटाबेस का फोल्डर बनेगा, फिर उसके अंदर अलग अलग टेबल्स बनेंगे, टेबल्स के फोल्डर बनेंगे, और उस फोल्डर जो टेबल्स होंगे उसके 3-3 फाइल बनेंगे। ठीक है। स्केलेबिलिटी कहें तो कम से कम 2 GB आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है। MS एक्सेस में ज़्यादा भी सपोर्ट कर सकता है, बट 2 GB तक ठीक होगी। डेस्कटॉप है, लिमिटेड है इसमें। ठीक है। और MySQL एकदम हाईली स्केलेबल है, क्योंकि अब जैसे मैं MySQL की बात करूँ तो फेसबुक भी MySQL ही यूज़ करता है, और MS SQL तो हाईली, जैसे बड़े बड़े जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो सब उसमें यूज़ होता है। एक्सेस में क्या है, थोड़ा सा मल्टी यूज़र जो कंकरेंसी है ना, मतलब कितने लोग एक साथ उसको यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा लिमिटेड है। बट अगर हम देखें MySQL और आपका MS SQL, तो अगर MySQL में जाओगे वो ओपन है, फ्री ओपन सोर्स है, तो उसमें जितना चाहे उतने आप कनेक्टेड, मतलब कनेक्शन कर सकते हो, मतलब उतने ज़्यादा यूज़र उसमें काम कर सकते हैं। MS SQL में उस पर लाइसेंस लगता है, और हर लाइसेंस के हिसाब से आपको उस हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी देखें तो जैसे MS एक्सेस का जो सिक्योरिटी ना, उतना मतलब एक छोटे इंटरप्राइज के लिए, छोटे काम के लिए ठीक है। बाकी ज़्यादा अच्छा जो सिक्योरिटी होता है वो MySQL का होता है, और फिर हमारे MS SQL का होता है। ठीक है। अब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें कि कैसे बने होंगे ये, क्या क्या होगा, या कौन इसको ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है। तो पहले विजुअल बेसिक बहुत चलता था, तो विजुअल बेसिक है ना, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन जो था, बिल्ट इन VBA जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा था ये हमारा MS एक्सेस। और MySQL है, PHP, पर्ल, पाइथन और बहुत सारे रूबी वगैरह हैं, वो सब सपोर्ट करता है। ठीक है। और जो हमारा MS SQL है वो TSQL सपोर्ट करता है, ट्रांजैक्ट SQL बोलते हैं उसको, और इंटीग्रेट होता है ये .NET से, मतलब .NEट नेटिव ना। अब जैसे एक होता है मोनोपोली, पहले विंडोज़ की मोनोपोली थी, तो .NEट बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट के MS SQL पे ही चलते थे, क्योंकि उस टाइम तक पोर्ट नहीं किया था। पोर्ट कहने का मतलब है कि पहले तो माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर सिर्फ विंडोज़ में ही चलेगा। अब ऐसा टाइम आ गया है उनको, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वालों को, कि वो .NEट जो है वो भी लाइनक्स पे चला रहे हैं, MS SQL है वो भी लाइनक्स पे चला रहे हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ लाइनक्स पे चला रहे हैं वो, मतलब बिल्कुल लाइनक्स के सामने मतलब झुक गए, ऐसे आप मान के चलो। क्योंकि एक तरफ देखो ना कि एक ऐसा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है जो डेस्कटॉप भी दे रहा है, सर्वर भी दे रहा है, दुनिया भर के 90% जो वेबसाइट्स हैं लाइनक्स पे चल रहे हैं। हाँ, बस आपके डेस्कटॉप ही चल रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए मोनोपोली ना हो जाए बोल के ना, माइक्रोसॉफ्ट को लाइनक्स की तरफ थोड़ा झुकना पड़ा। ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट देख लेते हैं, तो इसमें जैसे आपका जैसे MS एक्सेस का जो अगर लाइसेंस वर्जन है आपका, तो आप माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप ओपन सोर्स यूज़ करते हैं MySQL का, तो जो ओपन सोर्स की इनकी खुद की कम्युनिटी है, वो बहुत सारे आपको सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ, मतलब पर्सनल सपोर्ट नहीं मिलेगा कि वहाँ से कोई कॉल करे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर MS SQL की बात करें तो उनका जो एंटरप्राइज सपोर्ट है आपके पास, वो लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए आपको ऑन कॉल आपको सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा MS SQL और MySQL और और XSDB की बात। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे अब ये हमारा MySQL का डेटाबेस है। MySQL हो, MS SQL हो, पोस्टग्रेस हो, सब में हमें एक बार डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो डेटाबेस कैसे बनाएंगे? ग्राफिकल से जाएं तो आपको अपने जो सर्वर है उस पर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये अलग यूज़र इंटरफेस है, बाकी होता है ऐसे ही है। आपको वहाँ पे भी जैसे अगर आप CLI से करना चाहते हो तो क्रिएट DB लिखोगे, है ना, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम, तो CLI से कर सकते हो। आप चाहो तो GUI टूल से भी कर सकते हो, कई सारे GUI के टूल आते हैं। MySQL वर्कबेंच आता है, DBeaver आता है, ठीक है, और भी कई सारे आते हैं। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे? जैसे फिलहाल मैं लिखता हूँ टेस्ट डेटाबेस, ठीक है, टेस्ट। यहाँ पे डेटा का जो कैर सेट है वो आप सेट कर सकते हो, कोलेशन भी सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको क्रिएट करता हूँ डिफ़ॉल्ट पर रख के।
तो ये मेरा डेटाबेस बन गया। अब जैसे इसके अंदर जैसे ही आप डेटाबेस बनाओगे ना, ये 1 2 3 4 5 6 छः चीज़ आपको मिलेंगे और सबके अलग अलग काम है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं टेबल्स की। ठीक है, अब टेबल्स क्या है? टेबल ऐसे ही होता है एक्सेल की तरह। ठीक है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऐसे सेल्स नहीं होते, ब्लैंक सेल्स नहीं होते। जैसे जैसे जो भरता है वैसे वैसे उसके रोज़ अपने आप बढ़ते जाते हैं और ये अनलिमिटेड होता है, जितने चाहे उतने आप करोड़ों बना लो। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है एक्सेल की तरह। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टेबल्स के बारे में कि टेबल्स क्या चीज़ है। चलिए टेबल के बारे में बात करते हैं। टेबल क्या है? तो जो टेबल है हमारा, ये क्या है कि टेबल क्या है? कलेक्शन है किस चीज़ का? रॉज। क्योंकि आप कोई भी आप टेबल खोलते हो तो ऐसे आता है ना, ये रो है आपका और ये कॉलम्स है, तो इसका क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, तो जो कॉलम जो है, जैसे ये कॉलम है, अब इसमें भी ऐसे ही बनते हैं, फिलहाल बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये ऐसे कॉलम्स होते हैं। इसके कॉलम जो होता है ना, सबसे जो ऊपर का जो होता है, जैसे ये है, ये क्या है आपका? एट्रीब्यूट या हेडर। एक्सेल में इसको हेडर मान के चलो इसको, कि चलो हेडर दे दिया आपने, लेकिन इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। अगर आप एसक्यूएल की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, नेम, एड्रेस, पिन, तो ये आपका हो गया। रॉज इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं आपके। जैसे आप यहाँ से, ये तो चलो ठीक है, ये हेडर हो गया या एट्रीब्यूट हो गया। इसके नीचे आपके डेटा आते जाएंगे, 1 2 3 4 10 के बाद 11 12 ऐसे होते जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टेबल बनता है। एक और हम देख सकते हैं यहाँ पे व्यूज़ है कुछ। ये व्यूज़ है कुछ। व्यूज़ क्या होता है? व्यू क्या होता है ना, एक वर्चुअल टेबल होता है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया ना, आपको कुछ, जैसे आपके बहुत सारे टेबल्स हैं, वो 2 3 टेबल को मिला के आपने एक अच्छा क्वेरी लिखा है, और क्वेरी का आपने क्या किया, उसका रिजल्ट बना लिया आपने। तो आप क्या करते हो ना, व्यू बनाते हो, उस रिजल्ट सेट पे व्यू बनाते हो। मोस्टली रिपोर्ट्स के लिए भी आप बना सकते हो इसको। तो वो वर्चुअल टेबल होता है। इसी डेटा टेबल्स, जो भी टेबल्स होते हैं ना, उसका जो डेटा होता है उसी को मिला जुला के ही आपका व्यूज़ बनता है। ठीक है, उसी को मिला के ही ना आपका व्यूज़ बनता है। तो वो रिपोर्ट्स वगैरह में काफ़ी काम आता है। वर्चुअल टेबल होता है क्या है, कोई रिजल्ट वगैरह होता है आपके एसक्यूएल के जो क्वेरी होता है ना उसका। लेकिन ये क्या करता है ना, अपने आप में ना डेटा को ये स्टोर नहीं करता। ये जो जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वगैरह होते हैं, खासकर रिपोर्टिंग वगैरह के लिए, है ना, उसके लिए बहुत ये अच्छा काम का चीज़ है। तो उस पर आप ना व्यूज़ के अंदर आप अपने वैसे क्वेरीज जो हैं, जो डेटा जो बना रहे हो ना, एज अ व्यू आप उसको रख सकते हो। ठीक है, एक इसमें होता है स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है ना, ये कई सारे आपके जो एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं, अपने आप मतलब होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, कई सारे जो क्वेरीज हैं उसको, जो कि मतलब बार बार अगर वो होते रहता है, तो उसको क्या करता है, इनकैप्सुलेट कर देता है। मतलब वो 3 4 क्वेरीज को एक साथ ही जोड़ देता है। मान के चलो, ऐसा मान के चलो कि वो 3 4 क्वेरीज को एक साथ जोड़ देता है प्रोसीजर। और जैसे आप उस प्रोसीजर को आप ना कॉल करते हो, तो वो 3 4 जो क्वेरीज जो उसके अंदर आपने बनाया है, या जैसे मान लो कि एक चेन है, मान के चलो कि पहले ये कर लो, फिर दूसरा कर लो, फिर तीसरा कर लो, तो वो एक बार में ही वो प्रोसीजर में इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि देखो, बार बार कौन यहाँ पे लिखेगा क्वेरीज वगैरह, है ना। तो उसको प्रोसीजर में आप बना दो कि ये प्रोसीजर है, स्टोर्ड प्रोसीजर। जैसे इसको सॉफ्टवेयर से या आपके वेब पेज से आप कॉल करोगे, वो अपने आप इसको चला देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोर्ड प्रोसीजर। मतलब 2 और 3 जो भी स्टेटमेंट है ना, जो भी आप जितने भी स्टेटमेंट हैं उसको एक साथ चलाने के लिए प्रोसीजर बनाते हैं। तो ऐसा मतलब एक सिंपल तरीके से आप समझ लो कि क्या है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, चलिए ठीक है, इसका ना हम एक और चीज़ देख सकते हैं, ट्रिगर्स भी देख सकते हैं। ट्रिगर्स, यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी हैं। फंक्शंस एक बार देखते हैं, कुछ फंक्शन का नाम ये देखिए। तो ये फंक्शन इस तरह से बनता है, test.def ऐसे करके, है ना। अच्छा, अभी हमने टेबल, व्यूज़ और स्टोर प्रोसीजर बड़ा, ये फंक्शन देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ। जैसे अभी हम टेबल्स तो समझ गए थे, व्यूज़ भी समझ गए, टेबल्स का ही मतलब जो क्वेरी करते हैं ना उसका है। स्टोर्ड प्रोसीजर भी है। मैं एक बार एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा आपको। तो जैसे स्टोर प्रोसीजर है, जैसे ये वाला है,
ये क्या कह रहा है, क्रिएट प्रोसीजर गेट कस्टमर ईमेल आईडी इन कस्टमर आईडी INT बिगिन सेलेक्ट ईमेल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फिर डिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, ये जो है जैसे मैंने पहले बताया था कि कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, देख क्रिएट प्रोसीजर बोल रहा है, ये नाम है, ये है, इसके अंदर पहले से कुछ क्वेरीज है, ठीक है, बिगिन यहाँ से किया है, फिर ये सेलेक्ट इसमें ये है, ठीक है, इसको कुछ डिलिमिट लिखा, मतलब कहने का मतलब एक कोई प्रोसीजर बना रहे हैं, मतलब प्रोसीजर को इस तरह से बनाना पड़ता है, ठीक है, तो प्रोसीजर के अंदर आपको बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये स्पेसिफिक यही काम को, रिपीटेबल जो काम है, इसको इसी काम को प्रोसीजर को कभी भी आप कॉल करोगे ना तो वो बार बार यही काम करते रहेगा। तो कहने का मतलब है जैसे अब ये एक हमने क्वेरी लिखा है, 10 क्वेरी ये मान के चलो, ठीक है, सबके काम अलग अलग हैं, तो ये काम वो प्रोसीजर के थ्रू करता है, बार बार रीयूज होता है आपका प्रोसीजर्स वगैरह, ठीक है। ऐसे में फंक्शंस की बात कर रहा था, अब फंक्शंस एक बार देख लेते हैं फंक्शंस क्या है। तो जो फंक्शंस है ना, ये आपके प्रीडिफाइंड कुछ ऑपरेशन वगैरह होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल से आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा। ये है, ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट कॉन्कैट हेलो वर्ल्ड रिटर्न्स हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब अगर मैं इस नाम का फंक्शन बनाता हूँ तो क्या कर रहा है, ये दो आपके अलग अलग वर्ड्स है ना, इसको जोड़ रहा है, तो ये हो गया आपका फंक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल। और भी ऐसे कई सारे हैं, जैसे मैं एक और देता हूँ, जैसे अगर मैं ये लिखूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या फंक्शन है, ये बोल रहा है सेलेक्ट अपर, तो अपर क्या है, फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, माई स्क्यूएल को अपर कर दो, मतलब इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे आपको फंक्शंस मिलेंगे जो आपके माई स्क्यूएल में बहुत काम की चीज़ें हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं आपके, जैसे राउंड ऑफ करना है, और पावर भी होता है इसके अंदर, जैसे टाइम वगैरह काउंट करना है, जैसे टाइम के लिए होता है ना सेलेक्ट नाउ, जैसे क्वेरी होती है सेलेक्ट नाउ, ठीक है, इसका आगे आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, मान के चलो आपका टेबल है, ठीक है, उसमें आप क्या चाहते हो, जैसी आपका एंट्री हो तो मान के चलो एक कॉलम में डेट टाइम होगा, या आप लिख दो कि अपडेटेड ऑन नाम का, यहाँ पे मान के चलो ये आपका, मान के चलो एसक्यूएल का टेबल है अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड कब हुआ अपडेट, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि ये जो है ना, ये जो इसका जो डेटा टाइप है वो, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि नाउ, तो नाउ का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इसको एंटर करेगा जो एग्जैक्ट जो डेट टाइम है ना वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो डेटाबेस के टेबल हैं उसमें अपने आप जब अपडेट करते हो तो मतलब उसके अंदर डेट और टाइम अपने आप स्टैम्प आ जाता है, उसी को हम टाइम स्टैम्प कहते हैं, तो टाइम स्टैम्प ऐसे आ जाता है, ठीक है। जैसे ही अपडेट होकर वापस नेक्स्ट रो पे जाएगा तो आपको यहाँ पे उसका टाइम मिल जाएगा, डेट टाइम नाउ का जो भी आउटपुट है वो आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होता होगा नाउ, ये देखिए नाउ है इसके अंदर, ये देखिए नाउ ने क्या दिया, एग्जैक्टली ये दिया। तो आप देखो आपका MS एक्सेल और ये SQL कितने काम का है, यहाँ पे भी नाउ चल रहा है, यहाँ पे भी नाउ चल रहा है। तो जैसे ही कहने का मतलब ये है, अगर इसको इस डेटा फील्ड को अगर आपने कह दिया कि इसमें नाउ वाला चलाओ, तो जैसे ही एंट्री करके यहाँ पे आएगा ना तो ये अपने आप ऐसे टाइम बना देगा ये, तो उससे पता चलेगा कि हमारा जो रिकॉर्ड्स है कब 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 यहाँ पे एंट्री हुआ है, तो हम एक ट्रैक लगा सकते, मतलब ट्रैक हो जाता है। तो इस तरीके से ना आपके जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, वर्डप्रेस है, और भी कई सारे जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो सब इसी तरीके पे काम करते हैं। तो ये होते हैं आपके फंक्शंस के कमाल। एक है इसके अंदर ट्रिगर। अब ये ट्रिगर क्या चीज़ है, तो जो हमारा ट्रिगर होता है ये क्या होता है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर होता है। जैसे ये हमारा स्टोर प्रोसीजर है ना, ये थोड़ा सा उससे स्पेशल होता है। ये क्या करता है, जो आपके जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं ना, जिसको हम ट्रिगर बोल रहे हैं, उसको अपने आप ही अपने टाइम पे, ट्रिगर मतलब कुछ चीज़ ट्रिगर हो जाना, मतलब कुछ चीज़ अपने आप चल जाना है ना, उसको मतलब इंग्लिश के वर्ड में ट्रिगर का मतलब यही होता है ना कि अपने आप कुछ चीज़ ट्रिगर हो जाना है, कुछ चीज़ चल जाना है ना। तो ये स्पेशल टाइप के स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने ट्रिगर्स बना देते हो, जैसे मान के चलो आप चाहते हो कि आपके कुछ ऐसे कुछ डेटा है, इसके कुछ जो भाग है ना वो आप चाहते हो कि कुछ किसी और टेबल पे चले जाएं, अपने आप चले जाएं। तो यहाँ से कॉपी होकर जो भी नए नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं, डेटा एंट्री यहाँ पे होती जा रही है, इसके जो कुछ भाग हैं या कुछ इसके डेटा हैं वो एक और टेबल पे अपने आप चला जाए, ठीक है, ताकि
आप उससे कुछ और रिपोर्ट निकाल सकें, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो ट्रिगर्स से। इवेंट्स क्या होता है? ये जो हमारा इवेंट्स है, अब ये क्या काम करता है? इवेंट आप कह लो, उसको टास्क कह लो, जो कि ऑटोमेटिकली ना एग्जीक्यूट होता है MySQL के इवेंट स्केडुलर में। जैसे क्रिएट कर दिया मैंने इवेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अपडेट टेबल एक्स, मान के चलो कि कोई टेबल है उसको मैं अपडेट करना चाहता था, उसके लिए है, तो ये ऐसे खुल जाएगा। शेड्यूल वगैरह आप डाल सकते हो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या है ना, एक इसने ना एग्जांपल दे दिया कि इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद कुछ जो एसक्यूएल के आपके स्टेटमेंट है वो डाल दो, तो ये क्या करेगा, इवेंट्स में बन जाएगा, और ये जिस टाइम पे आप मतलब शेड्यूल करेंगे इसको, ये उस टाइम पे चलेगा। आप चाहे इसको महीने में एक बार चलाओ, जैसे आपको कोई टेम्प्रेरी डेटा डिलीट करना है या आप चाहते हो कि उसमें कुछ डेटा कॉपी करना किसी और जगह पे, तो ये ऑटोमेटिकली इवेंट्स के थ्रू हो जाता है। मतलब कह लो कि MySQL का टास्क शेड्यूलर है, आप ऐसे इसको मान के चलो, ठीक है। तो ये इसका आर्किटेक्चर था। हम थे अपने टेबल्स में, टेबल्स का देख लेते हैं कि टेबल्स का क्या चीज़ है। अब जैसे मैंने यहाँ पे टेबल्स बनाया था, ठीक है, ये टेबल है। अब टेबल कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ तो मैं डेटाबेस बना लिया था, टेबल, राइट क्लिक, क्रिएट टेबल, तो ऐसा कुछ खुलेगा आपके पास। अब थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। ये थोड़ा बड़े विंडो में अच्छे से देखते हैं कि ये एक्चुअल में करता क्या है और कैसे है और ये किसका काम है। तो चलिए टेबल डिज़ाइन सीखते हैं। अब जो टेबल डिज़ाइन का जो काम है ना, ये एक्चुअल में डेटाबेस आर्किटेक्ट का होता है। जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका काम अलग होता है, डेटाबेस डेवलपर है, उसका काम अलग होता है, और साथ में डेटाबेस आर्किटेक्ट होता है, उनका अलग काम होता है तो डेटाबेस से रिलेटेड, बट मतलब कहते हैं कि मतलब जो होता है ना कि एक स्पेसिफिक या एक कहें कि जो स्किल जो डेवलप करते हैं और डेटाबेस में, तो ऐसे 3 तरह के होते हैं। डेटाबेस जो आर्किटेक्ट है वो कुछ भी कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम कर सकता है, डेवलपर का भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे उसको मतलब प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं कि जैसे कोई आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का डेटा कहाँ स्टोर होगा, वो आपके डेटाबेस में होगा। तो डेटाबेस में कितने टेबल्स बनेंगे, उनके आर्किटेक्चर कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे कॉलम नेम में क्या क्या कॉलम्स होंगे, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, किस टाइप का डेटा होगा, वो सब जो करता है वो डेटाबेस का आर्किटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो डेवलपर होता है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम करता है, वो भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वो जो डेवलपर होता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम करता है। एसक्यूएल के अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है एसक्यूएल रिलेटेड, तो जो भी क्वेरीज वगैरह लिखने का काम है ना, बहुत सारे क्वेरीज लिखने पड़ते हैं आपको आपके एप्लीकेशन के लिए। अगर आपका वेब एप्लीकेशन है PHP पे और उसका बैकएंड आप MySQL को बनाना चाहते हो, देखो जैसे एक फॉर्म होगा या वेबसाइट होगा, वेबसाइट में कुछ फॉर्म है, उस पर कोई चीज़ आप अगर एंट्री कर रहे हो तो वो कहाँ से होगा, वो यहीं से होगा, तो वो सब डेवलपर का काम होता है। इसी तरह से जो DBA होता है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो सिर्फ सर्वर का देखभाल करता है कि ये एक सर्वर है, इस पर ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका जो क्लस्टरिंग वाला जो दूसरे सर्वर है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई एरर तो नहीं है, स्पेस तो कम नहीं हो गया, तो ऐसा काम है, ठीक है। तो फिलहाल हम देख रहे थे कि सर डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं फिर से मैंने एक्सेल का फाइल यहाँ पे खोला हुआ है, अब ऐसे ही हम कुछ उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। सीरियल नंबर है, तो हमें अब जैसे ये ना, ये इसका ये एट्रीब्यूट्स है मान के चलो, तो एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। कॉलम नेम है हमारा, तो सीरियल नेम लिख दो या ऐसे भी आप लिख सकते हो। डेटा टाइप, अभी डेटा टाइप क्या है, ये आपका जो डेटा टाइप है, ये आपका जो डेटा टाइप है उसके बारे में पता करते हैं क्या चीज़ है। तो ये जो डेटा टाइप है हमारा, ये नंबर है, हमें नंबर दिख रहा है कि ये नंबर है, तो मैं यहाँ पे नंबर ही देखूंगा कि बिग इंट होता है, बाइनरी बिट, तो आपको सब समझना पड़ेगा ये जो डेटा का टाइप क्या क्या चीज़ है। कैर है यहाँ पे, डेट टाइम है, तो ये इंट में डाल सकता हूँ, ठीक है, मैं इंट डाल सकता हूँ, ठीक है। इसका लेंथ भी मैं कर सकता हूँ, जैसे इंट का जो लेंथ है अगर मैं बोल दूँ कि 50 तक ही हो तो 50 होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे जैसे वो नया रो पे आया तो जैसे 0 डाले या 1 डाले या 2 डाले, है ना, या ऑटो नंबर कर दे, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एक पीके आता है, पीके मतलब इसको बोलते हैं प्राइवेट की। अब जो सॉरी प्राइमरी की क्या करता है ना, इस पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डाल नहीं सकते और इंडेक्सिंग के लिए बहुत अच्छा काम आता है ये, ठीक है। जैसे कि हम पीके जो है ना, इसके ऊपर पीके बना सकते हैं, तो पीके मैं बना देता हूँ, इंडेक्सिंग के लिए काम आएगा। पीके बनाने का मतलब है कि नॉट नल होगा, मतलब इसमें जो ये जो है ये कुछ ना कुछ नंबर इसमें डालना ही होगा, उसके बिना ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक अनसाइंड का ऑप्शन आता है यहाँ पे, अनसाइंड यानी क्या होता है,
एक होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड। तो अनसाइंड वो होता है जो पॉजिटिव ही हो, मतलब ये जो नंबर है ये माइनस में नहीं हो सकता, यहाँ पे जैसे -10 -11 ऐसे नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव नंबर ही हो। तो चलो ठीक है, इसको मैं अनसाइंड भी कर देता हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ तो ये अगर मैं उसको ऑटो नंबर बनाता हूँ तो ऑटो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा ये, ठीक है। ज़ीरो फिल, ज़ीरो फिल मतलब सिंपल बता रहा है कि ज़ीरो फिल नहीं हो सकता, अगर होना है तो आप कर दो यस। तो यहाँ पे अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी की डाला है तो भाई ज़ीरो फिल करूँगा तो ये लेगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑन अपडेट, ऑन अपडेट पे ये क्या कर दे, ठीक है, उसके लिए भी है कि ऑन अपडेट में ये क्या करे, वो भी बताएगा। कमेंट्स डाल सकते हैं इसके बारे में कि किस चीज़ के रिलेटेड आपने टेबल बनाया है, वो सब चीज़ें। एक वर्चुअलिटी है, ये समझ लेते हैं कि वर्चुअलिटी क्या होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे माइस्क्ल के अंदर। तो जैसे वर्चुअलिटी की जो बात करते हैं ना, इसमें जो इसका पर्पस होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे देखूँ नन, स्टोर्ड, वर्चुअल, ये मुझे 3 ऑप्शंस देते हैं हमेशा कि ये नन पे हो या स्टोर्ड पे हो या आपके वर्चुअल पे हो, ठीक है। तो जो हमारा वर्चुअलिटी ये जो टर्म है ना, ये आपके जैसे कि अम, इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं मान के चल के मैं स्टोर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है, ठीक है, और या वर्चुअल यूज़ करता हूँ, तो ये एक्चुअल में है क्या, ये यहाँ पे जो भी डेटा वगैरह होगा उसके बेस पे कुछ और डेटा है ना, कुछ और डेटा बन जाए, मतलब जैसे कि अपने आप ही कैलकुलेट हो जाए, या दो दो डिजिट को मिला के या दो आपके जो रोज़ को मिला के को जो आए, है ना। तो वैसे कुछ काम के लिए वर्चुअलिटी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट एक और है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या करता है, ये दो या दो से ज़्यादा जो आपके कॉलम है ना, ऐसे कॉलम जो आपके बनते जाएंगे, अब ये ऐसे कॉलम बन रहे हैं ना, ये ऐसे कॉलम्स हम बना रहे हैं, तो दो या दो से ज़्यादा जो कॉलम्स होते हैं ना, इसके लिए हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इन द सेंस, जैसे आप चाहते हो कि मान के चलो एक टेबल है, उसके अंदर क्वांटिटी है, इनटू क्या है आपका प्राइस है, आप चाहते हो कि उसका ना एक टोटल भी आ जाए, तो आपको उसके लिए अलग से कॉलम या ऐसे एट्रीब्यूट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो जिससे वो दोनों का जो इक्वल्स है वो उसके टेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन उस काम की भी चीज़ है, मतलब इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप एक्सप्रेशन बना दो ये इक्वल टू ये, और वहाँ पे डेटा अपने आप ही आते जाएगा, मतलब वो अपने आप ही इनटू प्लस जो भी आपको करना है वो ऐसा कर लेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फिलहाल तो अभी हम एक टेबल हम डिज़ाइन करें तो सीरियल नंबर हमारा आ गया, हम एक्सेल की तरह इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेल में कैसे होता है। तो इसके बाद हमारे को नेम डालना पड़ेगा। नेम, अब नेम क्या होता है, ये टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट मैं देखूंगा टेक्स्ट कौन सा है इसमें से। लॉन्ग टेक्स्ट डाल सकते हैं चाहे तो, बहुत लंबे टेक्स्ट के लिए लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ होता है, आप सिर्फ टेक्स्ट ही यूज़ कर सकते हैं। इसका लिमिट भी आप चाहो तो दे सकते हो। प्राइमरी की इसका बन नहीं सकता क्योंकि वो मतलब आप बना सकते हो चाहे तो, लेकिन फ़िलहाल अभी सीरियल नंबर जो है ये देखो, ये पीके हट गया है, ये हमें पीके इसको मतलब बनाना पड़ेगा, और अनसाइंड है इसलिए ये पर चेक करते हैं क्या कहता है ये। तो ये टेक्स्ट है हमारा, चलिए एक बार पीके बाद में देखते हैं। फिलहाल मैं नेम कर दिया और टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा ना, अब मैं डालूंगा एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। अब एड्रेस क्या हो सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट भी हो सकता है। लॉन्ग टेक्स्ट से ये फ़ायदा है कि अगर वो बहुत लंबा हुआ और वो नीचे में अगर वो एंटर मार दिया उसने, या दो दो तीन तीन लाइन का एड्रेस हुआ, तो उसको भी अपने आप ले ले। तो मैं लॉन्ग टेक्स्ट इसको कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो टाइप भी कर सकता हूँ, लॉन्ग बस लिखूँगा, और लॉन्ग नाम से जो भी चीज़ है ये लॉन्ग टेक्स्ट, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पिन या जिप कोड कह लें। पिन क्या होता है, ये नंबर ही होता है ना, एक पॉजिटिव नंबर होगा, माइनस तो होगा नहीं। तो इसको मैं कर देता हूँ इंट कर देता हूँ, और इसको 10 नंबर तक का मैं दे देता हूँ लिमिट, कि 10 नंबर तक का ये लिमिट हो। क्योंकि जितने भी पिन है दुनिया भर के जितने भी पिन है 10 नंबर से ज़्यादा होते नहीं हैं। प्राइमरी की आप डाल सकते हो चाहो तो, नॉट नल भी डाल सकते हो। यहाँ पे मुझे जो करना है ना, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए पिन आ गया, पिन के बाद कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल कॉन्टैक्ट, बस कॉन्टैक्ट ही डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है,
इसके आगे ज़ीरो भी हो सकता है, कई लोग +1 भी लिख सकते हैं, है ना, +91 या 92 या +44 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये एक तरह से कहें तो एक ना इंटीजर है ना इंटीजर है आपका, ना ये आपका टेक्स्ट है, ये मिक्स टाइप का है। तो ऐसे को हम एज अ टेक्स्ट मान के चलते हैं। टेक्स्ट आप ले सकते हैं, मिक्स है ना वो, टेक्स्ट मान के अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो पूरा एक प्रॉपर आपको चाहे ना तो आपको एक फॉर्मेट भी मिल जाएगा इसके अंदर, जो कस्टमाइज फॉर्मेट होता है वो उससे भी आप कर सकते हो। फिलहाल बाइनरी वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, बुलियन वगैरह दिख रहा है, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स के लिए होता है। फिलहाल मैं टेक्स्ट कर देता हूँ इसको। कॉन्टैक्ट के बाद है डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट आ गया मेरा, ठीक है। डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट क्या है, ये टेक्स्ट है मेरा, स्मॉल टेक्स्ट टाइप करता हूँ इसको मैं, टेक्स्ट डाल दिया। लास्ट मेरे पास है स्टेटस है, स्टेटस क्या चीज़ है, ये भी कोई टेक्स्ट ही है, तो इसको भी टेक्स्ट डाल देता हूँ। ये टेक्स्ट आ गया। अब ये क्या हो गया, मेरा टेबल ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया। लेकिन मैं चाहता था कि सीरियल नंबर पे मेरा पीके चले। अब ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि एक बार देखते हैं, सीरियल नंबर पे पीके चलना चाहिए था। अच्छा, ये मैंने वर्चुअलिटी कर दिया ना, ये इसलिए पीके नहीं चल रहा। वर्चुअलिटी को हटाना पड़ेगा, नन पे करना पड़ेगा, तब जाके ये पीके हो पाएगा। अब देखिए पीके हो गया। अब एक मैंने टेबल का डिज़ाइन कर लिया बिल्कुल इस स्टाइल में। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये पूछेगा टेबल का नाम बताओ, एक्चुअली मैंने टेबल का नाम डाला ही नहीं मैंने। फिलहाल इसको मैं नाम डाल सकता हूँ कॉन्टैक्ट, ऐसा कुछ नाम डाल सकता हूँ। कॉन्टैक्ट नाम से मैंने टेबल बना दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। तो अब ये देखिए, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू क्रिएट मोर टेबल्स। अगर और टेबल बनाने हैं तो आप यस कर दो, नहीं तो फिर हम नो कर दो। अब जैसे ये टेबल बना दिया, अब ये हमें टेबल देखना है तो वो ये इसके लिए क्या है, ओपन टेबल। ये आपका टेबल का एक डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे हैं आप। तो ये एक्चुअली प्रोग्राम के थ्रू एंट्री होता है इसका। मैनुअल डेटाबेस में कोई भी एंट्री नहीं करता, बाकी ज़रूरत पड़ती है तो कई लोग करते हैं। ये सेट नल है, तो यहाँ पे जैसे कुछ नाम डालना है आपको तो नाम डाल दो, है ना। इंसर्ट अपडेट ब्लॉब जेसॉन फाइल, तो यहाँ पे आपके जो एड्रेस है वो आएगा, यहाँ पे आपका पिन आएगा, यहाँ पे देखिए। तो इस तरीके से ये आपका टेबल बन गया, ठीक है। अगर इस टेबल को फिर से आपको चेंज करना है तो आप डिज़ाइन व्यू में आप खोल के इसको फिर से इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएशन। तो ऐसे बहुत सारे आप टेबल्स बना लोगे। टेबल के बेस पे आप चाहो तो कई सारे व्यूज़ बना सकते हो, स्टोर प्रोसीजर बना सकते हो। फिर अपने जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को इसके अंदर कनेक्ट करा दोगे। फिर वहाँ एप्लीकेशन से एंट्री होते जाएगा और यहाँ पे डेटाबेस आपके बनते जाएगा, जो भी टेबल्स है वो आते जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपका एक डेटाबेस चलाने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास कई सारे टेबल्स वगैरह हैं, आप चाहते हो कि इसका बैकअप वगैरह लेना है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट करना होगा बैकअप डेटाबेस एज एसक्यूएल डंप, या शेड्यूल बैकअप भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसा कुछ आपका टेबल आ जाएगा। एक्सपोर्ट कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान के चलो कि मैं डाउनलोड्स पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, टेबल का नाम टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट बैकअप, ऐसा कुछ मैं लिख दूँगा। तो ये एसक्यूएल के फॉर्मेट में ना ये सेव हो जाएगा। ये मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, ये देखिए डन। तो ये इसका मैंने बैकअप कहीं पे ले रखा है, मतलब मैंने इसका बैकअप ले लिया। एक बार इसको चेक भी करेंगे कि ये कैसे चलता कैसे है, ये कि क्या है इसमें और कैसे चलता है ये। तो मैंने ये देखिए, ये मैंने किया था, तो ये एक्चुअल में इसी में खुलेगा ये देखिए। तो जो फाइल जो बना था ना वो इस तरीके से बना था। मैं इसको फिलहाल अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको बड़ा करके, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या था, ये क्या करेगा ना, ये जो बैकअप फाइल क्या करेगा, जैसे आप रन करोगे ना इसको, एक पहले बोल रहा है क्रिएट डेटाबेस, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो
टेस्ट नाम का डेटाबेस बना दो बोल रहा है। ठीक है, तो बैकअप हो गया ना टेस्ट नाम का डेटाबेस। अगर आप इसी स्क्रिप्ट को किसी और सर्वर पे चलाते हो ना, तो क्या करेगा, टेस्ट नाम का डेटाबेस बना देगा। फिर बोल रहा है यूज़ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट को यूज़ कर लो बोल रहा है। ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट, अगर टेबल ऑलरेडी है तो उसको हटा दो बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, क्रिएट टेबल कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट नाम का टेबल बनाओ बोल रहा है। क्रिएट टेबल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर क्या डालो बोल रहा है, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, पिन। उसका देखिए यहाँ पे जो हमने वहाँ पे दिया था ना जो ऑप्शंस, INT, टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, INT, डिफ़ॉल्ट, नल, ये सब चीज़ बता रहा है ये। ठीक है, साथ में लास्ट में एक बोल रहा है प्राइमरी की, प्राइमरी की किस पे डाल दो, सीरियल नंबर पे। तो ये एक्चुअली में ना ये SQL का ही बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपको SQL का ही मिलेगा। इसको आप एज अ क्वेरी भी चला सकते हो। अब जैसे आपके पास कई सारे डेटा है, मान के चलो आप चाहते हो कि रीस्टोर करो, अगर आपके पास बैकअप है, आपको रीस्टोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जीक्यूट SQL स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपको क्या काम करते हैं, मैं जाता हूँ डाउनलोड पे, ये एक सैम्पल डेटाबेस है, इसके अंदर आपको मिलेगा ये MySQL को डेटाबेस मिलेगा आपको, डेटा सेट फुल, लार्ज, स्मॉल, ऐसे कुछ है। फिलहाल मैं फुल पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मुझे कई सारे डेटा सेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक कुछ एम्प्लॉय वाला दिख रहा है, और ये भी देखिए इसका जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कुछ, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट, क्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर, इन्फो, तो ऐसा कुछ बना रहा है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं क्या करता है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिलहाल इसमें कुछ एरर तो आ गया है, लेकिन ये सक्सेसफुल हो गया है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, डन। अब क्या यहाँ पे कुछ वो करता है, एक बार देखते हैं। तो रिफ्रेश करके किसने कुछ किया क्या, रिफ्रेश ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का मुझे डेटाबेस मिल गया। टेबल्स के अंदर जाऊँगा, देखिए टेबल्स के अंदर मुझे कई सारे टेबल्स भी मिल गए, ये देखिए सैम्पल टेबल्स। इसमें खोलूँ भी तो ये इस तरीके से खुलेगा। अभी डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, ये देखिए, ये देखिए, तो ये आपको ये देखिए एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया इसने, मतलब तो स्ट्रक्चर का ही किया था इसने। अगर मैं इसके डिज़ाइन पे जाऊँ, ओपन टेबल करने के बजाय अगर मैं करूँ ऑल्टर टेबल, तो ये देखिए ये इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर INT है, बर्थ डेट को डेट पे ले रखा है, फर्स्ट नेम को वेर कैर में ले रखा है, लास्ट नेम को वेर कैर में ले रखा है, जेंडर को NM में ले रखा है, हायर डेट को डेट पे ले रखा है, कुछ लेंथ वगैरह भी यहाँ पे सेट कर रखा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, M या F, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो ये सब इस तरीके से हम डेटाबेस में काम करते हैं। कुछ और देखते हैं, तो चलिए थोड़ा बैकएंड को भी देख लेते हैं कि बैकएंड में क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया था ना, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा वगैरह डाला है, तो इसके अंदर क्या कैसे हो रहा है ये काम, एक बार देख लेते हैं। तो फिलहाल मैं एम्प्लॉयज़ के अंदर जा रहा हूँ, देखिए डिपार्टमेंट्स वगैरह है इसके अंदर। ये देखिए कुछ टेबल्स है, देखिए टेबल्स के अंदर ना कुछ इसके अंदर डेटा हमने स्टोर कर दिया। ये लिमिट अभी 1000 का, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो जितने भी है ना उसके अंदर डेटा वो सब दिखाएगा, ये देखिए। तो ऐसे आपका डेटा भी इसके अंदर आते जाएगा। सैलरीज़ है, यहाँ पे टाइटल वगैरह दिया है, और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर, ये देखिए डिपार्टमेंट के अंदर कुछ बनाया गया है इन लोगों ने। फिलहाल मैं एम्प्लॉयज़ पे ही जाता हूँ। तो अब ये जैसे बैकएंड में ये कैसे दिखता होगा, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा CD var lib MySQL के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा CD एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस था, तो उसके फोल्डर के अंदर जाऊँगा, LS करके देखते हैं। ये देखिए LS-LST, तो यहाँ पे आपको ना कुछ फाइल्स मिलेंगे, salary.ibd, employee.ibd, department.ibd, ऐसे कुछ है। तो अब ये IBD फॉर्मेट में एक्चुअली बना रहा है। ये IBD फॉर्मेट में आपका जो भी टेबल है ना, IBD फॉर्मेट में आया। देखिए सर 40 MB का है ये सैलरी वाला, 22 MB का आपका एम्प्लॉय वाला है। ठीक है, ये इसके साइजेस भी बता रहा है। तो इसके अंदर आपके डेटा अब आ रहे हैं इस फाइल्स के अंदर। तो बैकएंड में इस तरीके से फाइल आपका, मतलब जो डेटाबेस का है ना टेबल, एक्चुअली में टेबल के अंदर जो डेटा है, जो टेबल्स है आपके, ये एज अ टेबल्स यहाँ पे होते हैं। डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय है, और टेबल्स इस तरीके से इसमें स्टोर होते हैं।
तो चलिए थोड़ा इसका बैकएंड के बारे में तुमने देखा कि कहाँ पे फाइल बन रही है, एक बार लॉगिंग भी चेक कर लेते हैं कि लॉग्स कैसे इसके दिखते हैं। तो मैं वायर लॉग माइस्क्ल पे आ गया हूँ, यहाँ पे एलएस करता हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ही फाइल दिख रहा है। और इसको मैं अगर टेल करता हूँ, मान के चलो मैं 500 लाइंस टेल करता हूँ, तो क्या कहता है ये देखिए ये 500 लाइंस है। तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर। ये मोस्टली जो एरर्स आ रहे हैं ना, ये उसी का लाइन है। जो एरर्स आ रहे हैं ना, ये उसी के लाइन से कि यहाँ बोल रहा है कि इनोडीबी इनिशियलाइज स्टार्टेड हो गया, इनिशियलाइजेशन एंड हो गया, सीए सर्टिफिकेट सेल्फ साइन बोल रहा है, चैनल माई एसक्यूएल। तो ये सब टेक्निकल है काफ़ी। ये आईपी एड्रेस कुड नॉट बी रिजॉल्व। और यहाँ पे देखिए शट डाउन कम्प्लीटेड, यहाँ पे कुछ शट डाउन हुआ है। तो ये सब जो भी है ना, ये एरर्स ऐसे दिखाते हैं। तो एरर वाले लॉग में है। लेकिन इसके अलावा एक और लॉग होता है जिसको हम कहते हैं जनरल लॉग। जनरल लॉग क्या होता है ना, जो भी इसके अंदर कुछ भी हो रहा है, आपके माई एसक्यूएल या किसी भी एसक्यूएल सर्वर का जो भी इंस्टेंस है उसके अंदर कुछ भी हो रहा है, एमएस एसक्यूएल में भी ऐसा होता है। तो वो जो भी कुछ उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या क्या हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, दो तरीके। एक तो टेम्प्रेरी आप यहाँ से क्वेरी के थ्रू इनेबल कर सकते हो, चाहो तो माई एसक्यूएल के कन्फिग में भी कर सकते हो। तो वो पहले माई एसक्यूएल के कन्फिग में ही कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा cd etc स्लैश के आगे माई एसक्यूएल, फिर क्या था माई एसक्यूएल conf डॉट डी। ठीक है, इसके अंदर एक मेरा फाइल जो था नैनो माई एसक्यूएल डी, ये वाला। इसके अंदर आपको ना जैसे काफ़ी सारे, जैसे ये है ना मैक्स अलाउड पैकेट। अब जैसे PHP के कोई एप्लीकेशन है, वर्डप्रेस का है, कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है सब कुछ करने की। तो थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी देख लेते हैं इसका। ये इसका प्रोग्राम आईडी मतलब प्रोसेस आईडी का है ये फाइल। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, पाथ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो पाथ चेंज कर दो। पोर्ट चाहे तो आप चेंज कर सकते हो कि 3306 पे ना करे, किसी और पे करे। ठीक है, डेटा का डायरेक्टरी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि आपको कोई शेयर डायरेक्टरी है जहाँ पे आप इसकी क्लस्टरिंग वगैरह करना चाहते हो, रेप्लिकेशन वगैरह करना चाहते हो, तो वो सब के लिए भी आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाइंड एड्रेस तो हमने चेंज किया था पहले। मैक्स अलाउड पैकेट, ये बहुत काम का चीज़ है। जैसे मैक्स अलाउड पैकेट है, ये स्टैंडर्ड है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। कई बार ना कई सारे एप्लीकेशंस में क्या होता है ना, हमें ट्यून करना पड़ता है। तो मैं फ़िलहाल डाल देता हूँ 1024 MB। थ्रेड स्टैक कितना होगा, कैसे कितना होगा, तो ये काफ़ी सारे जो फाइन ट्यून करने का काम आता है। जो कनेक्शंस है, आपको पता है कि आपका जो डेटाबेस है उसमें कितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 151 है। इसको आप बढ़ा दोगे तो बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि जैसे आप बढ़ाते हो तो क्या होगा, इस पर उतने ज़्यादा थ्रेड्स चलेंगे, उतने ज़्यादा ये रैम खाएगा ये। तो इसको आपको लिमिट करना है कि भैया मेरे को सिर्फ 10 बंदे ही चाहिए, 10 बंदे इसे कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। टेबल ओपन कैसे है, लॉगिंग। अब लॉगिंग में जो हमें देखना था, ये देखिए जनरल लॉग वाला जो है ना, ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये हमें करना था। तो जनरल लॉग इसमें ना बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड होता है। हमें क्या करना है, इसको अनचेक करना है ये। तो ये देखिए ये जनरल लॉग कहाँ पे बनेगा, वायर लॉग के अंदर, माइस्क्यूएल का फोल्डर के अंदर बनेगा, क्वेरी डॉट लॉग के नाम से बनेगा। और जनरल लॉग का जो ऑप्शन है इक्वल टू 1 का मतलब हाँ है, 0 कर दोगे तो ना हो जाएगा वो। ठीक है, और ये देखिए एरर लॉग का तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, लॉग एरर करके दिया है ना। तो ये कुछ पहले से आपके वेरिएबल कह लो वो बने पड़े हैं, उसका वैल्यूज़ ये है, मतलब सेटिंग है आपके। यहाँ पे ऐसे ही मैक्स बिन साइज़ भी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपका जो यहाँ से जो भी डेटा, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है या जा रहा है, मतलब जो भी इसके अंदर ऐड होते जाएगा ना, उसके ना रिकॉर्ड करके एक आप लॉग मान के चलो, वो 100 MB का अलग अलग लॉग निकालेगा, जिसको हम बिन फाइल कहते हैं। उसी को हम इंजेस्ट करा के किसी और सर्वर में डेटाबेस का रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी काम का चीज़ है। कुछ यहाँ पे माई आइजेम का यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये सब भी हम इसके बारे में जान सकते हैं। माई आइजेम, इनोडीबी, ये दोनों क्या होता है इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो माई आइजेम जो है और इनोडीबी, ये मतलब ये आपको जो स्टोरेज इंजन है ना आपके माई एसक्यूएल का, ये वो चीज़ है। तो एक्चुअल में क्या है ना, पहले जो थे माई एसक्यूएल 5.5 से पहले के जितने भी जो स्टोरेज इंजन था वो माई आइजेम हुआ करता था। बाद में ये इनोडीबी करके मतलब ये चेंज हो गया। अभी क्या है ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो माई आइजेम का जो हमारा स्टोरेज इंजन था वो जैसे टेबल लेवल पे लॉकिंग कर देता था। ठीक है, मतलब इसका मैं फीचर्स बता रहा हूँ क्या क्या फीचर्स होता है। जैसे कि एक साथ ही
दो क्लाइंट अगर राइट करने की कोशिश करें तो पहला अगर कर लिया तो उसको लॉक कर देगा, सेकंड क्लाइंट नहीं कर पाएगा। फॉरेन की का सपोर्ट इसके अंदर नहीं होता था पहले। फास्टर है ये, अगर हैवी ऑपरेशन के लिए करें, अगर रीड वाले मतलब रीड करने के लिए ये बहुत फास्ट है ये, मतलब अगर आपको रीड करवाना है ना उसके लिए बहुत फास्ट है। राइट में थोड़ा अलग इसका परफॉर्मेंस थोड़ा होता है इशू। फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग करता है ये, ठीक है। मायाजेम जो सपोर्ट करता है फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग बारे में हम जानेंगे। सर्च हैवी, मतलब आपको जैसे कोई ब्लॉग से आर्टिकल है उसके लिए आपको सर्च करवाना है तो उसके लिए तो एक्चुअली ये पुराना हो गया। ट्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता, नो ट्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता। करप्शन का रिस्क पहले इसमें ज़्यादा था, मतलब कभी भी ये करप्ट हो जाते थे, टेबल वगैरह क्रैश होते रहते थे तो प्रॉब्लम आते रहता था। तो इसका जो यूज़ केस है ना कि कैसे इसको ज़्यादा यूज़ करते थे, तो वो यही कि अगर आपको रीड करवाना है ना एप्लीकेशन के लिए, कुछ सिंपल सा एप्लीकेशन आपके पास, या सर्च करने वाला कोई एप्लीकेशन है जो सिर्फ सर्च करने का काम करे, रीड करे, ज़्यादा राइट वाइट ना करे, ऐसा नॉर्मल काम के लिए पहले तो क्योंकि हमारे एजेम ही चलता था, लेकिन थोड़ा सा वो राइट में थोड़ा सा दिक्कत देता था। तो ये इसको जो ठीक किया ना इन्होंने इनोडीबी से किया। जो इनोडीबी है वो क्या है, वो माइस्क्यूएल ने अपना जो स्टोरेज, जो मैं बताया स्टोरेज इंजन है, माईएसएम से चेंज करके उन्होंने इसको इनोडीबी कर दिया। इसमें क्या चीज़ था, अब ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट आता है माईएसक्यूएल का 5.5 वर्जन के बाद जो आया ना वर्जन, वो हमारा इनोडीबी पे चलता है, ठीक है। इसका रो लेवल का लॉकिंग होता है, ठीक है, जो कि इससे क्या फ़ायदा आपका, अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है या कोई यूज़र है या कोई काम कर रहा है, अगर कोई रॉ पे अगर मान के, मतलब माईएसएम क्या करता है, वो टेबल को लॉक कर देता था पूरा। तो अगर सेम टाइम पे कोई और उस पर टेबल पे कुछ और मॉडिफिकेशन करेगा तो नहीं हो पाता था ना। तो उसी को ठीक करने के लिए अब क्या है, सिर्फ रो, जो आपका एक रो पे ही बस, जैसे ये हमारा एक रो है ना, अगर मैं कहूँ ये एक रो पे, अगर अब इस पर कोई काम कर रहा है तो एक पे इसको लॉक कर देगा, पूरे टेबल को लॉक थोड़ी ना करेगा। तो ये सब फीचर्स ना काफ़ी इन्होंने माईएसक्यूएल ने काफ़ी इम्प्रूव किया। ये फॉरेन की को सपोर्ट करता था, ठीक है, इंटीग्रिटी इसकी बहुत अच्छी थी, ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करता था, जो एसिड कंप्लायंट कहते हैं ना, डेटा इंटीग्रिटी इसकी बहुत अच्छी होती थी, क्रैश रिकवरी इसका बहुत अच्छा फीचर था जो आराम से क्रैश करता, मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल था इसके अंदर। इनोडीबी क्या है ना, MVCC, मल्टीपल यूज़र को ना वर्क करने के लिए आराम से इस पर हम, मतलब मल्टी यूज़र एक साथ काम कर सकते थे, क्योंकि ये क्या करता था, सिर्फ रो को ही लॉक करेगा ना, टेबल को तो नहीं करेगा। तो अगला बंदा जो अगले टेबल पे काम कर रहा है या कुछ काम करके जैसे उसने एंटर मारा या कोई फॉर्म सबमिट किया तो एक नया रो बन गया, फिर दूसरे ने किया दूसरे ने बन गया, कोई मॉडिफाई कर रहा है अपना प्रोफाइल मॉडिफाई कर रहा तो उसी का जो रो है वही लॉक होगा। तो ये मल्टी MVCC मतलब मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल, इसी को MVCC कहते हैं। फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता था ये, ठीक है। जैसे कि माईएसक्यूएल का जो 5.6 वर्जन था ना, जिसको जो मतलब फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग करता था, तो ये माईएसएम जैसे ही था इसके अंदर, तो इंडेक्सिंग भी करता था ये, और काफ़ी सारी चीज़ों में जैसे रो लेवल का जो हमारा लॉकिंग है वो सब भी। इसका बस एक थोड़ा डाउन साइड ये था कि माईएसएम जो था ना वो थोड़ा सा कम डिस्क लेता था इसकी बजाय, इनोडीबी का थोड़ा ज़्यादा डिस्क लेता था वो, क्योंकि इसका जो फीचर है ना, अब इनोडीबी में क्या फीचर, ट्रांजैक्शन लॉक्स के फीचर है, आप इसको रोल बैक भी कर सकते हो, और MVCC जो डेटा स्टोरेज है वो, तो उसकी वजह से माय जो इनोडीबी है थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क लेने लग गया। इसका यूज़ केस क्या है, बहुत हैवी जो एप्लीकेशन होते हैं ना, जिसमें लगातार रीड राइट करना पड़ता है एकदम, या कोई बड़ा सा ई-कॉमर्स का जो आपका, जैसे अब फेसबुक मैंने बताया माईएसक्यूएल यूज़ करता है, कितना बड़ा वो आपका है बताओ फेसबुक, वो माईएसक्यूएल यूज़ करता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो एप्लीकेशन वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत काम का है ये, और जैसे बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, डेटा की सेफ्टी अच्छे से चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है, कि वो क्रैश ना हो, ख़राब ना हो, तो उसके लिए इनोडीबी बहुत अच्छा है। एप्लीकेशन जो स्केल हो जाए आराम से, रिलायबल रहे, तो और हैवी लोड आराम से सह जाए, उसके लिए मतलब इनोडीबी को इन्होंने लाया था। तो ये हो गया हमारा माईएसएम और इनोडीबी। ये हमारे यहाँ पे कन्फिगरेशन भी हम चेंज कर सकते हैं कि इनोडीबी में आपको करना है कि माईएसएम में करना है, लेकिन आजकल सिर्फ इनोडीबी चलता है, माईएसएम कोई यूज़ नहीं करता। तो फिलहाल मैंने क्या किया, यहाँ पे जनरल लॉक को इनेबल कर दिया, कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल X। अब मैं यहाँ पे एक बार क्या करूँगा, इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, देखता हूँ रीस्टार्ट, ये मेरा रीस्टार्ट हो गया मेरा माईएसक्यूएल। अब वो जो फाइल है ना क्वेरी वाला जो लॉक के अंदर है वो बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो हम चेक करेंगे। फिलहाल ये सर्वर रीस्टार्ट हो गया मेरा, CD where
लॉग MySQL। तो ये देखिए क्वेरी डॉट लॉग अब बन गया मेरा। मैं इसको टेल कर लेता हूँ एक बार, टेल -f क्वेरी। ये देखिए, तो अब जो भी होगा आपका, जो भी इसके अंदर एसक्यूएल के फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई देगा आपको, कुछ भी होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कुछ करके, और जैसे ही मैं कुछ करूँगा ना, ये अपने आप ही चलने लग जाएगा। अगर मान के भी चलो कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अपने आप इसके अंदर वो आ गया कि सिलेक्ट कर लिया उसको मैंने, ये सिलेक्ट किया ना मैंने। ये देखो, ये सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे टेबल दिखाई देगा, और यहाँ पे अपने आप आ जाएगा कि इसने क्या क्वेरी चलाया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मैंने भी क्या किया, एम्प्लॉय के अंदर ये जो डिपार्टमेंट नाम का टेबल है उसको व्यू किया मैंने, तो उसका ये आ गया। तो ये किस काम का आता है, ये जैसे आपको कोई ट्रबल शूट वगैरह करना है ना, कि कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं ना, वो इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये एम्प्लॉयज़ को देखिए, पूरा एम्प्लॉय मैंने क्लिक किया, ये पूरा आया, और ये एग्जैक्टली देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये देखो एम्प्लॉय से इसने उठा दिया। अब जैसे मान के चलो कुछ हैवी ऑपरेशन करते हैं, तो अब उसमें क्या असर पड़ता है ये भी देखते हैं। तो मैं चाहता था कि यहाँ पे, या मैं इंपोर्ट करता हूँ कुछ डेटा, इंपोर्ट एसक्यूएल स्क्रिप्ट। फिर मैं जाता हूँ अपने टेबल पे, यहाँ पे देखता हूँ कि सैलरी 2 सैलरी 3, ठीक है। सैलरी 2 को मैं एक बार रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं कर दूँगा एग्जीक्यूट। यस, ये देखिए ये ऐसे चलेगा, ये देखिए ये ऐसे चलते जाएगा जब तक से कंप्लीट ना हो जाए ये। तो ये पूरा क्वेरी आपको चलते हुए दिखाई देगा। ये इसमें यही है कि जैसे आपका जो रियल टाइम में जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है ना, उससे ये फ़ायदा है कि कहीं पे कुछ एरर है या एग्जैक्टली इसके अंदर क्या हो रहा है डेटाबेस सर्वर के अंदर, आप उसको इस लॉग से चेक कर सकते हो, और जो एरर है उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए वो मैंने रिस्टोर कर दिया। एक और कोशिश करते हैं, एक और टेबल के लिए जो थर्ड वाला है उसको भी कर लेते हैं। तो ये थर्ड वाला है, ये इसको भी कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक्चुअली में क्या कर रहा है ना, ये डेटा इंसर्ट कर रहा है मेरे टेबल्स के अंदर। तो जो एसक्यूएल की फाइल्स के अंदर ऑलरेडी डेटा कुछ है, या आप कह लो बैकअप है, मान के चलो बैकअप को मैं रिस्टोर कर रहा हूँ इसके अंदर। तो इस तरीके से इसके अंदर काम होता है। जो आपके जो एसक्यूएल के जो जितने भी हमारे जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये जो है ना, जैसे ये आपको एक ऐसे आपको एक विंडो मिलेगा, यहाँ पे आप क्वेरी विंडो कहते हैं इसको। क्वेरी विंडो पे आप करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। इसके बाद आप लिख देंगे टेबल का नाम, मैं चाहता हूँ कि सैलरी या एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे F8 किया, ये देखिए एम्प्लॉय के पूरे डेटा यहाँ पे आ गया। ऐसे ही मैं करूँ, यहाँ पे लिख दूँ सैलरी, F8 करूँ, ये देखिए। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ना एसक्यूएल के स्टेटमेंट, ये ऑलमोस्ट आपके जितने भी एसक्यूएल बेस्ड या RDBMS बेस्ड जितने भी डेटाबेस होते हैं, इसमें ऐसे ही चलता है। अगर आप ये यहाँ पे चला रहे हो, तो ये आपके MS SQL में या पोस्टग्रेस में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। मतलब देखो लैंग्वेज तो एक ही है, एसक्यूएल का जो TSQL का जो लैंग्वेज है वो एक ही है, ठीक है, एक जैसे ही चलता है। थोड़े मोड़े छोटे मोटे थोड़े से अंतर हो सकते हैं, बाकी ये कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और सब जगह यही चलता है। तो अगर आप यहाँ पे क्वेरी से चलाते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, कुछ भी करते हो ना, वो आप एसक्यूएल में भी वैसे ही करोगे, या MS SQL में या पोस्टग्रेस में भी वैसे ही करोगे। और ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम MS SQL या पोस्टग्रेस में कैसे काम करते हैं, उसको एक बार एक्सप्लोर करेंगे। इसका हमने बस MySQL काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, थोड़ा अच्छे से इसको गहराई में देखा हुआ है। बाकी जितने भी डेटाबेस होते हैं ऐसे ही काम करते हैं, बस विंडोज़ का जो होता है थोड़ा सा वो अलग होता है, उसके जो डेटाबेस फाइल्स वगैरह है वो भी हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। पोस्टग्रेस को समझेंगे, पोस्टग्रेस भी काफ़ी क्रिटिकल डेटाबेस सर्वर सिस्टम है, जो आजकल मतलब पहले से काफ़ी चला आ रहा है और बहुत पॉपुलर है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।